हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम महिला पर्यवेक्षक के आगे टॉपिक को पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को डिटेल में देखने वाले हैं। इसकी 2 वीडियोस बनेंगी, अच्छे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये महिला जो आप खुली भर्ती वाले और जो परिसीमित भर्ती दोनों जो एग्ज़ाम दिला रहे हैं, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और जितना हो सकता है उतना इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है आज का पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। तो भाई हमको किस में पढ़ना है? पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हमको मानव पोषण ही पढ़ना पड़ेगा। तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि पोषण क्या होता है, अर्थात मानव पोषण क्या होता है। तो देखिए, ऐसा जो भी पोषक पदार्थ, जो तत्व बोल सकते हैं, जो हम शरीर में लेते हैं, उससे हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। हमको क्या मिलती है? शरीर में ऊर्जा मिलती है। तो ऐसा पोषक तत्व जो हमारे शरीर को क्या दे? ऊर्जा दे। और ऊर्जा देने से क्या होगा? हमारा विकास होगा। ऊर्जा से हमारा क्या होगा? विकास होगा। तो क्या हमको ऊर्जा देती है? क्या चीज़ हमको हमारा विकास करेगा? तो याद रखिएगा, वो पोषक तत्व है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, पोषण का एग्जाम्पल क्या होगा, मानव पोषण का एग्जाम्पल क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं? ऐसे पोषक तत्व जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, क्या कहलाएगा? पोषक तत्व कहलाएगा। समझ रहे हैं? मतलब पोषण कहलाएगा। और इससे भाई ऊर्जा प्रदान कैसे होगा हमसे? किस प्रक्रिया से होगी? याद रखिएगा, ये होगी भोजन के ग्रहण करने से। भोजन ग्रहण करने से ही तो हमको ऊर्जा मिलेगी। समझ रहे हैं? तो ऊर्जा प्रदान करता है कौन सा? पोषक तत्व। लेकिन कैसे करेगा? कौन सी प्रक्रिया से? जब हम भोजन ग्रहण करेंगे तो। और जब हम भोजन ग्रहण करेंगे तभी हमको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। और जब हमको ऊर्जा मिलेगी तभी हमारा शरीर क्या होगा? हमारा शरीर विकास करेगा। मतलब हम क्या करेंगे? विकास करेंगे। समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पोषण क्या है, तो ऐसा पोषक तत्व जो शरीर को क्या दे? ऊर्जा प्रदान करता है। किसके माध्यम से? भोजन ग्रहण करने से, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारा विकास होगा, क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि पोषण के कितने प्रकार हैं, अगर देखेंगे हम पोषण के कितने प्रकार हैं, तो एक सेकेंड, तो देखिए पोषण के प्रकार अगर हम देखेंगे तो याद रखिएगा, पोषण के प्रकार। तो पोषण के प्रकार देखेंगे तो हमको 2 प्रकार के पोषण देखने को मिलते हैं। पहला पोषण है, याद रखिएगा, एक सेकेंड, पहला है जिसको आप बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या? मैक्रो, याद रखिएगा, मैक्रो बोलते हैं। और दूसरा आपको आप क्या बोलते हैं? माइक्रो कहते हैं। ठीक, मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, इसको आप हिंदी में बोलेंगे तो मैक्रो का अर्थ होता है मुख्य पोषक तत्व। क्या होगा? मुख्य पोषक तत्व। और इसको देखेंगे तो इसका होगा सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व। बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ इसको। तो पोषण के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। कौन कौन सा? पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा है माइक्रो। तो मैक्रो की कहा जाता है मुख्य पोषक तत्व और माइक्रो को कहा जाता है, याद रखिएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो अगर आप देखेंगे कि मुख्य क्या है, तो मुख्य मतलब है ऐसा भोजन बोल सकते हैं या ऐसा पोषक पदार्थ जो हम दिन भर में ज़्यादा खाते हैं। ऐसा पोषक पदार्थ, ऐसा पोषक तत्व या पोषक पदार्थ जो मानव जो है दिन भर में ज़्यादा खाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? मैक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब मुख्य पोषक तत्व बोलेंगे। और जो हम दिन भर में बहुत कम खाते हैं उसको आप क्या बोलेंगे? उसको कहा जाता है, याद रखिएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। और इसको जो भी हम खाते हैं मुख्य पोषक तत्व के रूप में, उसको हम ग्राम में खाते हैं। याद रखिएगा, किस में खाते हैं? ग्राम में। और जो हम सूक्ष्म पोषक तत्व खाते हैं वो हम मिलीग्राम में खाते हैं। याद रखिएगा, mg। समझिएगा, इसीलिए जब आपको विटामिन की दवा दी जाती है तो mg के फॉर्म में रहता है। याद रखिएगा, आप बोलते हैं ना इस mg का दवा दो, तो याद रखिएगा
मुख्य पोषक तत्वों को हम किसमें ग्राम के रूप में ग्रहण करते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्वों को हम मिलीग्राम के रूप में ग्रहण करते हैं। समझ रहे हैं। अब इसके भी जो मैं बता रहा हूँ मुख्य पोषक तत्व के भी 3 प्रकार हैं। अगर हम इसकी बात करें तो मुख्य पोषक तत्व के भी 3 प्रकार हैं और इस सूक्ष्म पोषक तत्व के भी 3 प्रकार हैं। तो अगला देखते हैं हम सूक्ष्म पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्व के जो 3 प्रकार हैं उसको देखते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा। मुख्य पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्व के कितने होंगे याद रखिएगा। मुख्य पोषक तत्व के याद रखें कितना 3 प्रकार के हैं। वो 3 प्रकार कौन से हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा है प्रोटीन। और तीसरा है याद रखिएगा वसा। तीसरा क्या है? वसा है। ठीक, समझिए। इसको क्या बोलेंगे? लिपिड बोलेंगे। ये क्या होगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन ही बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही बोलेंगे। तो 3 प्रकार से होते हैं कौन से? मुख्य पोषक तत्व। और अगर आप बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व की, सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको हम दिन भर में बहुत कम मात्रा में लेते हैं, तो वो हम देखा जाए तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है विटामिन। पहला क्या है? विटामिन, जिसको आप बोलते हैं विटामिन। दूसरा है याद रखिएगा, दूसरा जिसको आप बोलते हैं खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ मतलब जो आपके शरीर में जो आप देखते हैं ना, आयरन रहता है, सोडियम है। सोडियम मतलब जो नमक आप लेते हैं उसमें सोडियम है, आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम, कई सारी आपके जो खनिज पदार्थ है जो आपके शरीर में रहती हैं। तो उसको क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत आता है? वो सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या आप खनिज पदार्थ मतलब सोडियम क्या हर दिन लेते हैं? क्या हर दिन खाते हैं? क्या सुबह शाम नहीं खाते ना? क्या विटामिन की गोली आप हर टाइम लेते हैं? क्या नहीं? तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप कभी कभार लेते हैं। तीसरा, कभी कभार मतलब बहुत कम खाते हैं दिन में। तीसरा देखा जाए तो जल, याद रखिएगा, पानी। याद रखिए ये क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही से क्वेश्चन आपका आया था पिछले बार। निम्न में से कौन सा याद रखिएगा मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, या मुख्य पोषक तत्व कौन सा नहीं है, यही आया था। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके डिटेल में हम आएंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा क्या है, इसमें हम आएंगे। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मुख्य पोषक तत्व क्या है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा, यही तीनों को खाने से हमारे शरीर को, याद रखना, शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसी से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो याद रखना है, सूक्ष्म पोषक तत्वों को खाने से शरीर में ऊर्जा नहीं मिलती, 0% ऊर्जा भी नहीं मिलती। 0% ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को। तो सूक्ष्म पोषक तत्व, अगर आप विटामिन की दवा खा लिए, खनिज पदार्थ अगर कोई खाए हैं, सोडियम खाए या नमक खाए हैं, नमक से कोई भी शरीर में ऊर्जा नहीं मिलती। अगर आप पानी पिए हैं तो याद रखिएगा, पानी से आपके शरीर में ऊर्जा नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं देती आपको पानी। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यही जो 3 है वो आपके शरीर को क्या देती है? ऊर्जा देती है। तो और जो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत विटामिन, खनिज पदार्थ और जल आपके शरीर को ऊर्जा नहीं देती। तो फिर इसका यूज़ क्यों होता है जब ये ऊर्जा नहीं देती? तो यही इसका यूज़ होता है आपके शरीर की जितने भी जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाओं को संतुलित करने के लिए, जैविक क्रियाओं को संतुलित करने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा। अब जैविक क्रिया को संतुलित मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पैर में झुनझुनी भर गई हो, तो उसको ठीक करने के लिए आपका पलक झपक रहा है, या जो भी आप क्रिया करते हैं, समझ रहे? जैविक क्रिया मतलब जीवों के द्वारा की गई क्रिया, जो भी जैविक क्रिया है उसको याद रखना, संतुलित करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपको विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे विटामिन ए की अगर मैं बात करूं, विटामिन ए की कमी से आपके आंखों की रोशनी चली जाती है, मतलब जो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको आप बोलते हैं, रतौंधी, जो रात में आपको दिखाई नहीं देता, मतलब आपकी जो क्रिया करने की शक्ति है, जो उसको बैलेंस करने की शक्ति है, वही खत्म हो जाए। इसीलिए विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी होता है, जो बच्चों में होगा। कहने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि ये जो है आपके शरीर को कभी भी विटामिन, खनिज पदार्थ और जल ऊर्जा नहीं देंगे। ये केवल और केवल आपके शरीर की जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, जीवों के द्वारा जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने का काम करती है। जैसे आंखों का फड़कना, जब लगातार फड़क रहा उसको बैलेंस करेगी, झुनझुनी भर गया उसको फिर बैलेंस करने का काम करेगी। ये सब काम किसका है? सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो पहला देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। उम्मीद करो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला समझिएगा। आप जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गर्भ में सबसे पहले आया, तो सबसे पहले क्या बनता है? याद रखिएगा, सबसे पहले बनता है सेल। सेल को आप क्या बोलते हैं? कोशिका। सबसे पहले क्या बोलते हैं आप? सेल को
कोशिका बोलते हैं। सेल ही मिलकर, याद रखिए जैसे एक अंडा है, अंडा में अगर मैं बात करूं, अगर मैं अंडे की बात करूं, ये है अंडे में, याद रखिएगा अंडा एक वेज है, नॉन वेज में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अंडे में केवल और केवल सेल बना रहता है, उसके अंग नहीं बने रहते। तो जीवों का सबसे प्रमुख मतलब जीवों की सबसे छोटी इकाई के रूप में क्या होती है, याद रखिएगा कोशिका। सबसे पहले कोशिका बनती है, सेल, और सेलों के समूह से ही क्या बनता है, टिश्यू बनता है, जिसको आप बोलते हैं ऊतक बोलते हैं। ऊतकों का निर्माण होता है, और ऊतक से ही ऑर्गन बनता है, मतलब अंग का निर्माण होता है, और अंग से ही क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। याद रखिएगा ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और इसी से फिर लास्ट में आपके शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। तो कोशिका आखिर क्या, क्यों इसको, कोशिका को आखिर किसकी ज़रूरत होती है। तो जो आप कार्बोहाइड्रेट, जो आप प्रोटीन, जो आप लिपिड, जो भी आप खा रहे हैं, इससे जो ऊर्जा मिलती है वो सबसे पहले कोशिका के पास, सेल के पास जाती है, और इसी सेल को सबसे पहले ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा से ही ऊतकों का निर्माण होगा। सेल जब भाई कैसे ऊर्जा मिलेगी तभी तो सेल ग्रोथ होगा, तो सेल ग्रोथ होगा तो ऊतक बनेगा, ऊतकों से फिर क्या बनेगा, अंग बनेगा, और लास्ट में फिर आपका क्या बनेगा, शरीर बनेगा। समझ रहे हैं। तो ये जितने भी आप ऊर्जा के स्रोत है, उससे सेल का डेवलपमेंट मतलब विकास होता है, उससे हमारे शरीर का भी विकास होगा, हमारा शरीर भी बनेगा। समझ रहे, इतना समझ आ रहा है। तो अब हम देखते हैं पहला, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। इसको मैं अलग से बता रहा हूँ। देखिए 3 अगर हम देखेंगे तो पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा अगर हम देखेंगे तो है प्रोटीन। दूसरा क्या है, प्रोटीन है। और तीसरा अगर हम देखेंगे तो है वो है वसा। याद रखना, ये 3 चीज़ है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। कौन कौन सा, ये 3 चीज़ है, याद रखिए। अब इन तीनों के बारे में अगर मैं बताऊँ तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट का एक अन्य नाम है, याद रखिएगा, शर्करा। कार्बोहाइड्रेट का एक अन्य नाम क्या है, शर्करा है। शर्करा क्यों पड़ा है, समस्त जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जितने भी खाने पीने की चीज़ें, जो पदार्थ खाने में कैसा है, मीठा है, वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। याद रख लो, जो मीठा है वो कार्बोहाइड्रेट। आंख बंद करके आप उसको कार्बोहाइड्रेट ले लेना, जो मीठा वो कार्बोहाइड्रेट, बात खत्म। जैसे एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं तो क्या के एग्जाम्पल में हर वो चीज़ जो मीठी है, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मिठाई की अगर हम बात करें, और जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं, गन्ना, जो भी चीज़ें जो मीठी है वो क्या है, किसके अंतर्गत आ जाएगी, याद रखिएगा। जो भी फल हैं, जितने भी प्रकार के मीठी चीज़ें हैं, उसके अलावा रोटी, चावल इंपॉर्टेंट है। रोटी चावल भी कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। अब आप बोलोगे कि रोटी और चावल तो मीठी नहीं है, लेकिन अगर आप देखिए कैसे इसका पता लगाएंगे, एक एग्जांपल की बात बता रहा हूँ, आप आज इसको ट्राई कीजिएगा। रोटी अगर आप या चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, इसको आप कंटिन्यू 3-4 मिनट तक चबाते रहिए। अगर आप इसको चबाते रहेंगे तो धीरे धीरे इसमें मिठास आ जाएगा। याद रखिए, तो धीरे धीरे इसमें मिठास आ जाएगा, और मिठास आया मतलब वो किसका उदाहरण है, कार्बोहाइड्रेट का है। इसी के नाम से क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। तो याद रखें, कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल रोटी और चावल भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, जो चीज़ें खाने में मीठी है वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट। और एग्जाम्पल इसका है हर एक मीठी पदार्थ, उसके अलावा रोटी और चावल। समझ रहे हैं, ठीक। दूसरा अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन में याद रखिएगा वो समस्त चीज़ें जो हमको क्या करती है, ऊर्जा तो खैर ये भी प्रदान करती है और ये भी प्रदान कर रही है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा अंडा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दूध हो जाएगा। इससे क्या मिलता है, हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है ना। सोयाबीन, आप देखते होंगे सर्वाधिक प्रोटीन देने वाला पदार्थ कौन सा है, याद रखिएगा वो कौन सा, लिख लीजिएगा। सर्वाधिक प्रोटीन देने वाला रहता है सोयाबीन, इसमें लगभग 40% प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में भी प्रोटीन है, दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है। समझ रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं वसा, तो सभी याद रखिएगा चिकने पदार्थ, जितने भी चिकने पदार्थ हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, याद रखना है आपको, वसा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, तेल, घी आपके, और क्या हो गया, डालडा। और अब जो बटर देखते हैं ना, बटर याद रखिएगा, मटर नहीं है, बटर है। छत्तीसगढ़ में उसको मटर बोल देते हैं, एक्चुअल में वो बटर है ना।
मटर तो हरा वाला जो रहता है उसको बोलते हैं दाने को। तो चिकने पदार्थ जो तेल जो भी है, तेल है, घी है, डालडा है, बटर है, ये सभी जो है वो क्या, और कई सारे पदार्थ आ सकते हैं, मैं एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, याद रखना है, वसा के अंतर्गत आते हैं। अब इसको समझने के लिए देखिए आपके शरीर में कौन कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग होगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। एक सेकेंड। आपके शरीर में सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको आपसे अच्छे से समझिएगा। देखिए अगर मैं बात करूँ, ये आपका एक थाली है, जिसको समझिए, इसको जैसे अच्छे से एग्जांपल से आप समझिएगा। ठीक, देखिए ये थाली है, थाली में प्रॉपर आप क्या खाओगे, ये आपके लिए 4 रोटी रखी हुई है, थाली में 4 रोटी है, और 4 रोटी के साथ साथ आपके यहाँ एक दाल रखा हुआ है, एक कटोरी दाल रखा हुआ है, समझिए एक कटोरी दाल रखा हुआ है, और उसके ऊपर आप क्या किए, एक चम्मच लाए, और एक चम्मच लाने के बाद आप उसमें क्या करते हैं, चम्मच में आप एक चम्मच क्या लगा देते हैं, एक चम्मच उसमें घी डाल देते हैं रोटी में। तो सबसे ज़्यादा देखिए क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, क्वांटिटी मतलब मात्रा की अगर मैं बात करूं, तो आपके थाली में सबसे ज़्यादा क्या है, रोटी है, सबसे ज़्यादा रोटी है। सेकंड में क्या है, सबसे ज़्यादा दाल है, और या आप इसको सब्जी बोल लीजिए, है ना, सब्जी भी रहेगा। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो सबसे कम मात्रा में क्या है, तेल है या घी है, मान लीजिए घी है। तो आप दैनिक जीवन में अगर क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा क्या खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, प्रोटीन खाते हो कि वसा खाते हो, तो आप सबसे ज़्यादा खाते हो कार्बोहाइड्रेट। देखिए रोटी किसके एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद याद रखिएगा दाल, दाल भी एग्जाम्पल है प्रोटीन का, बोलते हैं ना प्रोटीन मतलब दाल पियो, दाल का पानी पीना चाहिए, प्रोटीन रहता है, याद रखिएगा दाल में। जैसे सोयाबीन की बात करूँ, सब्जी बनाए तो 4 रोटी लेंगे, तो 4 रोटी की क्वांटिटी इतना, भाई 2 कटोरा थोड़ी ना आप सब्जी लोगे, एक ही कटोरी तो लोगे, एक ही प्लेट लोगे। और घी ऐसा तो नहीं थोड़ी ना कि 1 प्लेट आप घी ले लिए, एक ही चम्मच या 2 चम्मच लेंगे। तो रोटी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ली जाती है, फिर दाल, फिर उसके बाद घी ली जाती है, याद रखिएगा। तो क्वांटिटी में अगर आप खाना खाते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है, फिर प्रोटीन लिया जाता है, उसके बाद वसा लिया जाता है। तो शरीर में क्वेश्चन आया, शरीर के लिए मतलब शरीर सबसे ज़्यादा उपयोग किसका करता है, अगर क्वेश्चन है शरीर सबसे ज़्यादा उपयोग किसका करता है, तो बताइए किसका करेगा शरीर सबसे ज़्यादा उपयोग। शरीर सबसे ज़्यादा उपयोग करता है कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद करता है प्रोटीन का, और उसके बाद करता है वसा का, लिपिड का। समझ रहे हैं। लेकिन अभी जो मैं बताया हूँ, याद रखिए, ये केवल और केवल आपको बताया हूँ कि इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में कौन सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। लेकिन मैं बात करूँ ऊर्जा की, कि सर्वाधिक ऊर्जा किस में रहता है। ठीक, तो पहला अपन क्या पढ़े हैं, पहला पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं, पहला क्या पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, दूसरा पढ़े हैं प्रोटीन। और तीसरा क्या पढ़े हैं, तीसरा पढ़े हैं लिपिड, मतलब हम लोग वसा पढ़े हैं, याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, अगर हम मान लीजिए 1 ग्राम रोटी, खैर एक बात की बात बता रहा हूँ, अगर आप 1 ग्राम या 1 ग्राम मीठा खा लिए तो आपके शरीर को कितनी कैलोरी मिलेगी, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपके शरीर को 4.3 किलो कैलोरी, याद रखिएगा, ऊर्जा मिलती है आपके शरीर को। कितना, 4.3 किलो कैलोरी, याद रखना है, इसका मात्रा क्या है, किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम खाने से कितनी, 4.3 किलो कैलोरी आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन से आपके शरीर को, 1 ग्राम प्रोटीन से आपके शरीर को, याद रखना है, 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4.5। और अगर आप 1 ग्राम वसा, मान लीजिए अगर आप 1 ग्राम घी ले लिए, तो 1 ग्राम अगर घी ले लिए या कोई भी लिपिड ले लिए, वसा ले लिए, तो 1 ग्राम घी से आपके शरीर को 9.3 किलो कैलोरी, याद रखिएगा, ऊर्जा मिलती है। समझ रहे हैं। तो याद रखना है, देखिए क्वेश्चंस मैं क्या बोला हूँ, अगर शरीर को सबसे ज़्यादा, शरीर में या हमारा शरीर सबसे ज़्यादा उपयोग किसको करता है, तो कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। लेकिन शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा, शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो कौन है, देखिए 1 ग्राम में लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहा है वसा, उसके बाद है प्रोटीन, उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे कम ऊर्जा देने का काम है कार्बोहाइड्रेट। तो फिर यहाँ पर ये बात आती है, ऐसी स्थिति में फिर हम लिपिड को क्यों ज़्यादा नहीं खाते, वसा को क्यों ज़्यादा नहीं खाते, क्योंकि उसमें तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा है। इस वजह से नहीं खाते, क्योंकि अगर आप लिपिड ज़्यादा खाएंगे, लिपिड के ज़्यादा खाने से
आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। याद रखना है किसकी मात्रा? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से आपके शरीर में, याद रखिएगा, चर्बी बढ़ने लगती है और चर्बी बढ़ने से आप क्या हो जाते हैं? आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। इस वजह से और इस मोटापे के जैसे चर्बी बढ़ा, मोटापा हुआ, तब हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। याद रखिएगा, हार्ट अटैक का खतरा। इसी वजह से लिपिड जो है ऊर्जा तो देती है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति जो है वो हमेशा हानिकारक होती है। आपको बता चुका हूँ, कुपोषण दो चीज़ों को कहा जाता है। एक तो आपके शरीर में पोषण आहार एकदम कम हो जाए, पोषक तत्व, और दूसरा बढ़ जाए। दोनों ही स्थिति में आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। उसी प्रकार हर चीज़ों की एक लिमिट होती है कि आपको उससे ज़्यादा अति हर चीज़ों की नुकसानदेही होती है। तो सबसे ज़्यादा आप क्या खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद प्रोटीन, और उसके बाद क्या खाएंगे? आप वसा खाएंगे। समझ रहे हैं? बहुत अच्छे से समझिएगा। ये मैं एक एक करके अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इसको पता होना चाहिए कि क्या है, कैसा है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए, एग्जाम्पल से भी समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। क्वेश्चन आए कि हमारा शरीर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का उपयोग करता है इन तीनों में, तो याद रखिएगा तीनों में यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोगी है आपका कार्बोहाइड्रेट, देखा जाए तो। और अगर क्वेश्चन ये आए, एक सेकंड, अगर क्वेश्चन आपका ये बने कि सबसे ज़्यादा आपके शरीर को ऊर्जा कौन देता है, तो याद रखिएगा वो देता है वसा। और लिख लीजिएगा, ऊर्जा देने के मामले में सबसे ज़्यादा है, पहला है वसा, उसके बाद है प्रोटीन, और उसके बाद है आपका कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। और शरीर में सबसे ज़्यादा उपयोग क्यों होता है? पहला है कार्बोहाइड्रेट, जस्ट आप उसको वाइस वर्सा कर दो, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आप लेते हैं प्रोटीन, और तीसरा आप लेते हैं वसा। वही घी और तेल सबसे कम यूज़ करते हैं। समझ रहे हैं? इतना समझ में आ रहा होगा। अगला हम देखते हैं, अब हम डिटेल में करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसको हम डिटेल में अब देखते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो देखिए, इसका एक अन्य नाम क्या है? अभी बताया था, इसका अन्य नाम है शर्करा। शर्करा क्यों? जितने खाने पीने की जो मीठी चीज़ें हैं वो सभी इसके अंतर्गत आती है। ठीक, अब देखिए ये कितने चीज़ों से मिलकर बना है, समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है, देखिए किनसे? कार्बन और हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब होता है पानी। आप बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया है, मतलब पानी की कमी हो गई है। हाइड्रेशन आ रहा है मतलब पानी है। तो कार्बन ये किससे किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है कार्बन से प्लस पानी से, जल से मिलकर बना है। और कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? सी। कार्बन को किससे डिनोट करते हैं? सी से। और पानी को किससे करते हैं? H2O से। मतलब इसमें कौन कौन से कंपाउंड है? अगर आपसे क्वेश्चन है कौन कौन से कंपाउंड है इसमें कार्बोहाइड्रेट में, तो पहला सी है, और H है, और क्या है? O है। समझ रहे हैं? C भी है, H भी है, और O भी है। तो ऐसा पदार्थ, ऐसा जो भी चीज़, तत्व बोल सकते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा है, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। कार्बनिक पदार्थ। तो क्या कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है? हाँ है, याद रखिएगा। समझ रहे हो? कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। अच्छे से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। समझ रहे हैं? अगर आप इसका एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल बात करते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज मीठा होता है। ठीक, मीठा होता है ना। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा शरीर में, इसीलिए आपको जब भी बुखार होती है तब आपको कार्बोहाइड्रेट चढ़ाया जाता है, मतलब ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, क्यों? मीठा रहता है। ठीक है, लेकिन क्या क्यों मीठा ही रहने से वो थोड़ी ना आपके शरीर में चढ़ा दिया जाएगा, उसके पीछे रीज़न है, मैं अभी आपको बताऊँगा। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ठीक है, अब आप देखिए किस रेशियो में है? 6, कार्बन के 6 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, और हाइड्रोजन के 12 है। अगर आप इसमें रेशियो देखेंगे तो 1:2:1 है। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल की बात बताया हूँ। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 3, याद रखिएगा, जो 3 तत्व हैं उसमें से रेशियो कितना होना चाहिए? कार्बन का 1 रहता है, हाइड्रोजन का 2 रहता है, और ऑक्सीजन का 1 रहता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए समझ रहे हैं? 1, 2 और 1 याद रखिएगा। तो इसीलिए इसको कार्बन की वजह से इसको क्या कहा जाता है? कार्बनिक यौगिक। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप जितना भी दैनिक जीवन में जितना कैलोरी लेते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति को कहा जाता है कि 2500 कैलोरी लेना चाहिए। 2500 कैलोरी उसको लेना चाहिए, कहते हैं एक स्वस्थ आदमी को। उससे ज़्यादा लेंगे तो मोटापा बढ़ जाता है। तो इस 2500 कैलोरी में लगभग
45 से 65% क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। भाई कार्बोहाइड्रेट, आप रोटी खाते हैं तो रोटी या चावल खाते हैं, चावल भी है, तो सबसे ज़्यादा 40 से मतलब 45 से 65% आपके थाली में चावल या रोटी ही तो होता है ना। उसके बाद 20-25% दाल होता है और लास्ट का बचा हुआ 3 से 4% आपके इसमें क्या होता है, फैट होता है, वसा होता है। वसा को फैट भी बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा, आपके खाने में या एक दिन में जितना भी आप कैलोरी लेते हैं उस कैलोरी में लगभग 45 से 65% क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक, समझ रहे हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए, अगर आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो अभी आपको बताया था एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल है समस्त मीठा पदार्थ, उसके अलावा क्या हो जाएगा, रोटी है, उसके अलावा क्या है, चावल है, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। गुड़ भी हो सकता है, भाई गुड़ भी तो मीठा है ना। तो हर चीज़ जो मीठी है वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आ जाएगी। बहुत अच्छे से समझिए। अब आपको मैं 3 चीज़ें बताया हूँ जो कि बोल सकते हैं मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा। अब ये तो 3 चीज़ें बताया हूँ। इन 3 चीज़ों में याद रखना, कार्बोहाइड्रेट ही एकमात्र ऐसा पदार्थ है सब में, चाहे वो विटामिन लो, चाहे वो खनिज पदार्थ हो, चाहे वो जल लो, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो वसा है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, छयों में याद रखना है आपको, कार्बोहाइड्रेट ही एकमात्र ऐसा है तत्व है, बोल सकते हो, पदार्थ है जिसका पाचन मुख में ही हो जाता है। मुख में ही हो जाता है, याद रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका पाचन किस में हो गया, मुख में ही हो जाता है इसका पाचन। और बाकी सब का कहाँ होता है, ये बाकी सब का जैसे प्रोटीन का हो गया, जैसे आपका वसा का हो गया, लिपिड का हो गया, जैसे विटामिन का हो गया, ये सब के सब याद रखिएगा पेट में होते हैं, मतलब मुख के बाद की जो प्रक्रिया है उसके बाद। लेकिन कार्बोहाइड्रेट बस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इसका पाचन कहाँ हो जाता है, मुख में हो जाता है। और यही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड क्या करते हैं, आपके शरीर को ऊर्जा देती है। तो बात यहाँ पर यह है कि ऊर्जा जब कार्बोहाइड्रेट भी दे रहा है, प्रोटीन भी दे रहा है, वसा भी दे रहा है, तो हम केवल और केवल उसको कार्बोहाइड्रेट के तौर पर, मतलब उसको एनर्जी देने के तौर पर हम केवल ग्लूकोज ही क्यों लगाते हैं। हम उसको दाल चावल भी तो दे, मतलब उसको हम देखा जाए तो अंडा दूध भी तो दे सकते हैं, तेल घी भी तो खिला सकते हैं, लेकिन इन सब को इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि इसका पाचन पेट में होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो जाता है। और याद रखने, अगर आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को लेते हैं, अगर आप खाते हैं, तो जब तक इसका पाचन ना हो जाए, जब तक ये पच ना जाए, तब तक आपके शरीर को याद रखिएगा ये ऊर्जा नहीं देगी, जब तक ये पच ना जाए तब तक। तो पाचन जब सबसे पहले किसका हो गया, कार्बोहाइड्रेट का, मुंह में ही पाचन हो गया। और मुंह में ही जब पाचन हो गया है तो स्वाभाविक सी बात है आपको इंस्टेंट, याद रखना, इंस्टेंट एनर्जी कौन देगी, याद रखना, इंस्टेंट एनर्जी देती है कार्बोहाइड्रेट। तो तुरंत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए आपको जब आप बीमार पड़ते हैं, जब एक व्यक्ति को जब बीमार पड़ता है तो तुरंत उसको ऊर्जा देने के लिए, उसके शरीर में ताकत देने के लिए ग्लूकोज का उसको बोतल चढ़ाया जाता है। जो कम बीपी वाले रहते हैं, याद रखना, लो बीपी वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो लो बीपी वाले हैं, उसको अगर लो बीपी से अगर उसको हाई बीपी करना है तो तुरंत उसको क्या कहा जाता है, चॉकलेट खाने के लिए कहा जाता है। क्योंकि चॉकलेट में है क्या, चॉकलेट क्या है, मीठा है, उसको बोलते हैं ना आप मीठा खाओ बोलते हैं। भाई लो वाले को अगर उनको हाई बीपी करना है, लो वालों को, तो उनको मीठा खिलाया जाता है, क्योंकि यही जो है शरीर में सबसे पहले क्या देती है, ऊर्जा देती है। तो याद रखें, मैं केवल ग्लूकोज की बात नहीं कर रहा हूँ, हर वो एग्जाम्पल जो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है वो याद रखना, वो आपके शरीर में तुरंत ऊर्जा देगी। तो जितना मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से पॉइंट पर समझते हुए लिखिएगा, रटिएगा मत। शरीर में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है शरीर के लिए अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, उसके बाद वसा। लेकिन सबसे ज़्यादा कैलोरी कौन देती है आपको, ऊर्जा कौन देती है, 1 ग्राम में देती है वो फैट देती है या लिपिड देती है, वसा देती है, दूसरे में प्रोटीन, तीसरे में कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी के तौर पे किसका यूज़ किया जाता है, ऊर्जा का, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ किया जाता है। आपको कभी ये बोला गया क्या, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर या कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में भर्ती है तो तुरंत उसको क्या ग्लूकोज का बोतल लगाते हैं, याद रखिए, ग्लूकोज का अगर बोतल लगाते हैं, कि क्या उसे दूध पिलाते हैं, कि क्या उसे घी खिलाते हैं, बताइए, तीनों में क्या किया जाता है, ग्लूकोज का ही तो बोतल लगाया जाता है ना।
दूध तो नहीं पिलाया जाता, प्रोटीन है जबकि ये, इसको भी नहीं पिलाया जाता। घी ये तो वैसा, इसमें भी नहीं पिलाया जाता, जबकि सबसे ज़्यादा क्या है, ये सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी दे रहा है, तो भी से घी नहीं, क्योंकि इसका पेट जो है, इसका पाचन जो है वो पेट में होगा, अंदर होगा, इसलिए बेचारे का पेट यही मुख से ही शुरू हो जाता है तुरंत एनर्जी के तौर पर, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का यूज़ किया जाता है। समझ रहे हैं, इतना समझ में आ रहा होगा उम्मीद कर रहा हूँ। अब अगला देखेंगे तो देखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ को की बात करूं, जैसे मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, और मैं बात करूं अगर प्रोटीन की, अगर मैं बात करूं प्रोटीन, और अगर मैं बात करूं वसा की या लिपिड की, ठीक, तो देखिए ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब याद रखिएगा, एक है जटिल भोजन है। जटिल भोजन है मतलब ये आपको ऊर्जा नहीं देगी, अभी ये ऐसा पदार्थ है, ऐसा भोजन है जो आपको ऊर्जा नहीं देगी, अभी याद रखना है, ऊर्जा नहीं देगी जब तक इस जटिल भोजन को आप सरल भोजन में तोड़ ना दे। जैसे एग्जांपल की बात है, आप रोटी खा रहे हो, रोटी को अगर आप डायरेक्ट निगल लोगे तो वो आपको तुरंत उस समय फिर ऊर्जा नहीं देगी जब तक उसके टुकड़े टुकड़े छोटे 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 पार्ट्स के रूप में ना आ जाए। क्यों? क्योंकि आपके शरीर सेल जो है कितनी छोटी छोटे सेल से बना है, आपका शरीर इतने छोटे 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 सेल से बना हुआ है कुछ इस प्रकार, और आप इतना बड़ा रोटी खा दिए तो ये बेचारे सेल को उस रोटी को खाने में, मतलब ऊर्जा लेने में कितना समय लगेगा। इसलिए इस जटिल भोजन को आपको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो इसके लिए अलग अलग एसिड की भी ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग अम्ल की ज़रूरत पड़ेगी, और उस प्रोसेस को भी अलग अलग कहा जाएगा। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हैं या कुछ भी रोटी चावल खाते हैं तो याद रखना है जो कार्बोहाइड्रेट है, या किसी भी चीज़ में एग्जांपल की बात करूं मैं, रोटी चावल कुछ भी खाते हैं तो इसको पहले हमारा शरीर किस में बदलता है, इसको बदलता है ग्लूकोज में बदलता है, समझ रहे हैं, ग्लूकोज में बदलेगा, और ये ग्लूकोज फिर बदलता है ग्लाइकोजन में बदलता है। किस में बदलेगा? ग्लाइकोजन में बदलेगा, समझ रहे हैं। और यही ग्लाइकोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है, और इसी छोटी इकाई को ही कहा जाता है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का एक सरल भोजन के रूप में इसको जाना जाता है। अब इसी ग्लाइकोजन से ही हमको ऊर्जा मिलेगी, ना कि डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलेगी, समझ रहे हैं। वैसे ही अगर आप प्रोटीन के तौर पे अगर आप दाल लेते हैं या अंडा या दूध पीते हैं तो हमको जटिल रूप में ऊर्जा नहीं देगी, तो इसके लिए किस में बदलेगा? पहले पेप्टोन्स में बदला जाता है, किसको? प्रोटीन को, और ये पेप्टोन्स फिर आगे चल के अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में बदलता है, याद रखेगा, किस में बदल जाएगा? अमीनो एसिड में। अब ये अमीनो एसिड हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, क्योंकि यही जो है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, ठीक। लिपिड अगर आप मान लीजिए तेल घी या कुछ भी चीज़ खा रहे हैं तो ये सबसे पहले हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देगी, इसको किस में तोड़ा जाता है? पहले वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल में तोड़ा जाता है, और यही वसीय अम्ल आगे चल के किस में टूटता है? याद रखिएगा, ग्लिसरॉल में टूटता है। और ये जो ग्लिसरॉल होता है वो लिपिड या वसा की सबसे छोटी इकाई होती है, समझ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब देखिए, और ये मैं क्या बोला है, यही जो ये तीन जो आपको मैं बताया हूँ, यही तीन है सबसे छोटी इकाई किसकी? कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड की प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड, और आपके वसा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्लिसरॉल है, समझ रहे हैं। और इसी को तीनों को आप कहते हैं सरल भोजन के रूप में जानते हैं, समझ रहे हैं, सरल भोजन के रूप में इसी को जाना जाता है। और यही से आपके शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, यहीं से आपको ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन आया कि मान लीजिए प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो अमीनो एसिड है। वसा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्लिसरॉल है। इसको आप अच्छे से लगा लीजिएगा, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत अच्छे से समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट कैसे आपके मुख से शुरू होता है क्या है मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसको रटने का तो नहीं है, ठीक। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए इसकी कमी हो जाए या मान लीजिए इसकी अधिकता हो जाए, मान लो अगर आप ज़्यादा ही कार्बोहाइड्रेट खा लिए, मतलब ज़्यादा ही मिठाई खा लिए, तो आपको क्या होगा? आपको भाई शुगर होने का खतरा होगा, शुगर के पेशेंट बन जाओगे। या अगर आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट कमी खाते हैं तब आपके शरीर में, याद रखिएगा, पूरा का पूरा वीकनेस आ जाएगा, याद रखिएगा, आपको कमजोरी हो जाएगा इससे,
कार्बोहाइड्रेट ना लेने से आपके शरीर में कमजोरी, रोटी नहीं खा रहे हो, चावल नहीं खा रहे हो, कुछ प्रकार के मीठा का सेवन नहीं कर रहे हो, तो याद रखना आपके शरीर में कमजोरी, मीठा मतलब फल फूल भी अगर आप कुछ नहीं रहो तो आपके शरीर में कमजोरी भी आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा अगर हम देखें प्रोटीन, चलिए दूसरा देखते हैं प्रोटीन। दूसरा है प्रोटीन, वो जिसको डाउट होगा कार्बोहाइड्रेट में वो आप बता दीजिएगा। अब देखिए प्रोटीन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आप जिम जाते हैं मान लीजिए, तो जिम में आपको क्या दिया जाता है, याद रखिएगा, अगर आप जिम जाते हैं तो जिम में आपको क्या दिया जाता है, प्रोटीन पाउडर दिया जाता है प्रोटीन पाउडर। क्यों देते हैं प्रोटीन पाउडर? क्योंकि आपके जो मसल्स है, जो आपकी बॉडी है, उसका क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, इसीलिए दिया जाता है। मतलब आपके जो मसल्स हैं, मसल्स का ग्रोथ या मसल्स की वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या दिया जाता है, आपको प्रोटीन पाउडर दिया जाता है। लेकिन क्या ये मसल्स की ग्रोथ करने के लिए जो पाउडर दिया जाता है, ये क्या सही है गलत? ये आपके लिए नुकसानदेह है। अभी पता नहीं चलता, कुछ सालों बाद, 8-10 साल बाद ये आपके लिए, शरीर के लिए नुकसान हो सकता है। तो जो प्रोटीन हमारे शरीर में जाएगी वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं नेचुरल प्रोटीन हमारे शरीर में जाना चाहिए, नेचुरल प्रोटीन जाना चाहिए। समझ रहे हैं मैं जो बताया हूँ वो? तो नेचुरल प्रोटीन जाना चाहिए। तो पूरे के पूरे अगर देखा जाए शरीर में कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितने प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो हमारे शरीर में याद रखिएगा कुल 22 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। और इन 22 में याद रखना आपको 12 जो है वो नेचुरल तरीके से पाया जाता है, नेचुरल। और जो 10 है वो याद रखना डाइट में आता है। मतलब आप कुछ भी खाते हैं, सोयाबीन या कुछ भी आप खा रहे हैं, तो 10 प्रकार की प्रोटीन जो है वो डाइट से आती है, और 12 प्रकार की जो प्रोटीन है वो आपके शरीर में पहले से ही रहती है। क्लियर है? अब अगर आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में हम देखे थे, ये किसका था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक प्रकार से कंपाउंड से मिलकर बना था। तो प्रोटीन किससे मिलकर बनेगा अगर क्वेश्चन आए तो? प्रोटीन याद रखना है ये मिलकर बनता है कार्बन से, उसके अलावा हाइड्रोजन से, उसके अलावा ऑक्सीजन से, और इसमें एक और याद रखना, इसमें एक और तत्व आ जाता है, नाइट्रोजन। तो प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके अनुपात या इसके रेशियो से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन बनता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप जब प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो देखिएगा प्रोटीन पाउडर में इन सब का रेशियो लिखा रहता है, इतना 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 है। तो क्या इसमें कार्बन है? हाँ है। इसीलिए प्रोटीन भी क्या है, एक याद रखना है, एक कार्बनिक पदार्थ का उदाहरण है, अर्थात एक कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा है। क्लियर है? याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन भी, ठीक। इसको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से आपको याद रखना है। और कई प्रकार के प्रोटीन है, जैसे 12 हो गए आपके नेचुरल में। जैसे मैं बात करूँ, एक एग्जांपल की बात अगर मैं करूँ तो एक गाजर से आपको प्रोटीन मिलता है। तो गाजर में क्या रहता है अगर आप देखेंगे तो बीटा कैरोटीन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। और इसी बीटा कैरोटीन को आपके खाने से, गाजर को खाने से आपके शरीर को क्या मिलता है, बीटा कैरोटीन मिलता है। जैसे दूध, एग्जाम्पल में अगर आप सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, तो सेकंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वो है दूध में क्या पाया जाता है, दूध में पाया जाता है केसिन प्रोटीन। क्या प्रोटीन? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अब केसिन प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नवजात बच्चे में या शिशु में सर्वाधिक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो देखिए बच्चे जो है, नवजात बच्चा, शिशु सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं आहार के तौर पर, दूध का ही तो सेवन करते हैं। तो याद रखना है दूध में क्या मिल रहा है, केसिन प्रोटीन मिल रहा है। तो बच्चों में कौन सा प्रोटीन की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है, जब वो नवजात रहते हैं, जब वो शिशु रहते हैं, तो याद रखना है बच्चों में सबसे ज़्यादा केसिन प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए बच्चों का, क्योंकि अलग से आपका दिया हुआ है सिलेबस। और यही जो है, जब आप 1 ग्राम खाते हैं प्रोटीन, जैसे आप 1 ग्राम सोयाबीन खा दिए, तब आपके शरीर को 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है आपके शरीर को। किससे? याद रखना है प्रोटीन से। समझ आ रहा है? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि प्रोटीन से आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारी होती है, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन से की कमी से, अगर मैं बात करूं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ठीक। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं अगर हम बात करें तो, एक सेकंड,
ठीक, देखिए तो अगर हम बात करें प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, अब एक मानव या एक मनुष्य को कौन कौन से रोग होते हैं अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई। अगर आप अंडा ही नहीं खा रहे हैं, अगर आपके शरीर में दूध की कमी हो रही है, अंडा नहीं खा रहे हैं, दाल नहीं पी रहे हैं, तब आपके शरीर में स्वाभाविक सी बात है प्रोटीन की कमी होगी। तो प्रोटीन की कमी होगी तो ऊर्जा कैसे मिलेगी, आपके शरीर को ऊर्जा तो मिल नहीं सकती। और आपके ऊर्जा नहीं मिलेगी तो यार भाई कार्बोहाइड्रेट, कितना कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे, दिन भर रोटी रोटी थोड़ी ना खाएंगे। हर शरीर में हर चीज़ों की बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप केवल और केवल ऊर्जा के नाम पे, आप ऊर्जा के नाम पे केवल घी पीते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं, केवल रोटी खाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं, सभी को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो अगर आप मान लीजिए दूध ही नहीं पी रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का प्रोटीन ही नहीं ले रहे हैं, तो आपके शरीर में कई प्रकार से रोग हो सकते हैं। जैसे पहला हम बात करें तो पहला है क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर, कई लोग बोलते हैं क्वाशियोरकोर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो पहली बीमारी का नाम क्या है, क्वाशियोरकोर। इससे क्या होता है, इसमें कौन सी बीमारी है ये याद रखना, ये बच्चों को प्रभावित करती है। याद रखना ये बड़े बच्चों को प्रभावित करती है। बड़े बच्चे इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। किससे, क्वाशियोरकोर नामक एक बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होता है बड़े बच्चों में। इसमें क्या होता है, ये पेट में, जो पेट में है ना, उसमें तरल पदार्थ का जमाव करता है। पेट में तरल पदार्थ का जमाव करता है, याद रखना है। पेट में क्या करता है, तरल पदार्थ का जमाव करता है। कौन सा, आपका क्वाशियोरकोर नामक जो रोग है, वो बीमारी है वो, जिससे क्या होता है, पेट जो है वो फूलने लगता है। पेट जो है वो फूलने लगता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो क्वाशियोरकोर बड़े बच्चों को होता है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। इससे पेट में जो, याद रखना, पेट में सूजन आ जाता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा है मैरास्मस। ये भी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, मैरास्मस। और ये किसको होता है, याद रखना, ये होता है, ये भी बच्चों को, शिशुओं को होने वाला रोग है मैरास्मस। ठीक, ये भी किसको, शिशुओं को होने वाला रोग है मैरास्मस। तो होता क्या है ये, याद रखना, होता है कि मैरास्मस मतलब ये भी शिशुओं को होगा। इससे वजन जो है, बच्चों का वजन में अचानक कमी आने लगती है। वजन में अचानक कमी होने लगती है बच्चों के, समझ रहे हैं, बच्चों के कमी में वजन में अचानक कमी होने लगती है। किसमें, प्रोटीन की कमी से। और उस बीमारी का नाम क्या है, मैरास्मस बीमारी है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो तीसरा है फैटी लीवर। फैटी लीवर की परेशानी होने लगती है इसमें। फैटी लीवर मतलब क्या है, जो लीवर है आपका, जो आपके शरीर में लीवर है, उस लीवर में, जो भी लीवर है, लीवर के कोशिकाओं में, लीवर के सेल्स में जो है वो फैट जमा होने लगता है, याद रखना है। लीवर में जो कोशिका होते हैं, फैट जमा होने लगता है, और जिससे क्या होता है, आपका मोटापा बढ़ने लगेगा और किसी व्यक्ति को लीवर संबंधी बीमारी भी हो जाती है। इससे लीवर संबंधी बीमारी हो जाती है फैटी लीवर से, समझ रहे हैं। तो देखिए ये सिंपल है, आपको ज़्यादा देखना रहेगा तो देख लेना, मेरे बस मैं पढ़ाना तो सबको है। चौथा अगर हम बात करते हैं तो चौथा है एडिमा, जो कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। चौथा क्या है, एडिमा है। तो एडिमा याद रखना, इसमें यह शरीर में द्रव का एक निर्माण करती है। शरीर में किसका, द्रव का निर्माण करती है, जिससे क्या होता है, आपके जो शरीर में, मान लीजिए बात है, आपके द्रव शरीर में एक एस्टर पदार्थ जो तरल बन रहा है, जिससे क्या होगा, आपके पैर में आपके जो टखने हैं, टखनों में क्या जाता है, सूजन आ जाएगा, याद रखिएगा। इसी वजह से क्या जाता है, आपके पैर में, टखनों में सूजन आ जाता है, समझ रहे हैं। पांचवा अगर हम बात करते हैं, पांचवा है, याद रखना है, इम्यून सिस्टम। जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है, कमज़ोर कर देती है। इसीलिए तो प्रोटीन खाने के लिए बोला जा रहा था, कब, कोरोना के समय में। प्रोटीन जितना हो सकता है लो प्रोटीन, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम को, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है कौन, प्रोटीन, समझ रहे हैं। तो ये तो रहे 5 प्रकार के आपके कौन से, प्रोटीन की कमी से जो भी रोग होते हैं वो। तो उसके अलावा हम क्या देखें, और देखिए प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है, एक प्रकार से एक जो स्वाभाविक सी बात है, प्रोटीन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है, याद रखना। और इसके अलावा प्रोटीन देखा जाए तो आपके शरीर में 22 प्रकार के होते हैं, जिसमें 12 नेचुरल है और 10 डाइट से लिया जाता है। एग्जाम्पल की बात है, जो गाजर है उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और दूध में क्या पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। और यही केसिन प्रोटीन नवजात या शिशु में, बच्चों में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, और 1 ग्राम प्रोटीन में 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक, और प्रोटीन की कमी से रोग मैं बता चुका हूँ, क्वाशियोरकोर पहला,
दूसरा है मैरास्मस है, तीसरा है फैटी लीवर एडिमा, और चौथा क्या है पांचवा क्या है इम्यून सिस्टम, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। समझ रहे हैं। ये तो रहे किसकी बात, प्रोटीन की बात। अगर हम बात करते हैं तीसरा अगर हम देखें, तीसरा है वसा। इसको आप क्या बोलते हैं, फैट भी बोलते हैं, और इसको आप क्या बोलते हैं, लिपिड भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, फैट या वसा। अब ये याद रखना है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसमें भी कार्बन की मात्रा होती है, ये भी एक कार्बनिक पदार्थ है, ये भी क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। समझ रहे हैं। तो जितना भी आप विटामिन्स देखेंगे या खनिज पदार्थ देखेंगे वो उसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, वो क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। अगर क्या आप किसी तेल को या घी को पानी में डालेंगे तो क्या पानी में घुल जाएगा, क्या नहीं, ये ऊपर में तैरने लगता है। इसीलिए याद रखना ये जल में अघुलनशील है, मतलब जल में घुलती नहीं है, जल में क्या है, अघुलनशील है, क्या, वसा या फैट अधिक मात्रा। और ये अगर आप 1 ग्राम अगर आप फैट लेते हैं, या अगर आप 1 ग्राम कोई भी प्रकार का अगर आप घी लेते हैं, तेल लेते हैं, तब आपके शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है, तब आपके शरीर को 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, याद रखना है, वो है फैट है, लिपिड है। लेकिन आप इसको ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ने से वही कोलेस्ट्रॉल से मोटापा बढ़ेगा, और जिससे व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। समझ रहे हैं। तो फैट भी लेना चाहिए, वैसे नहीं लेंगे तो आपके शरीर में कमजोरी हो जाएगी, कई सारी दिक्कतें आ जाएंगी, सबको आपको एक बैलेंस करके रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो इसमें कहने का मतलब अब क्या क्या है, जो अभी आप पढ़े हैं, तीनों चीज़ जो आप पढ़े हैं उसमें देखिए, अगर क्वेश्चन आए तो पहला आप क्या लिखिएगा, सर्वाधिक ऊर्जा हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करती है। अगर क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊर्जा तो किस में होती है, सर्वाधिक ऊर्जा देखा जाए तो सर्वाधिक ऊर्जा होती है आपके वसा में, वसा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो होता है प्रोटीन में, और तीसरा अगर आप देखेंगे तो होता है, याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा देता है वो, है ना, लेकिन आपका शरीर सर्वाधिक यूज़ क्या करता है, सर्वाधिक यूज़ करता है कार्बोहाइड्रेट को। अगर हम देखेंगे सर्वाधिक उपयोग, हमारा शरीर सर्वाधिक उपयोग क्या करता है, सर्वाधिक उपयोग किसका करता है हमारा शरीर, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। जस्ट उल्टा मतलब पहला आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, याद रखना है, दूसरे में आ जाएगा प्रोटीन आ जाएगा, और तीसरे में आ जाएगा वसा। तो आपके शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिल रही है, आप समझिए मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ। वसा आप 1 चम्मच डाले हो अपने किसमें, खाने में 1 चम्मच डाले हो, और आप पूरे के पूरे एक दिन में लगभग 45 से 65% तो कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे हैं। तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जा रहा है, वसा की मात्रा बहुत कम जा रही है। भले ही वसा में सबसे ज़्यादा आपको ऊर्जा मिलती है, लेकिन आप उसको बहुत कम खा रहे हो। आपके शरीर में सबसे ज़्यादा क्या जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट। तो आपके शरीर में, याद रखें मैं तीनों में अंतर समझा रहा हूँ आपको, शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, शायद शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ऊर्जा अगर मिलती है, अगर ज़्यादा खाने से, तो किससे है, याद रखना है, वो है सबसे ज़्यादा मिलता है आपका कार्बोहाइड्रेट से, फिर प्रोटीन से, उसके बाद मिलता है, याद रखिएगा, उसके बाद है लास्ट में आता है वसा से। समझ रहे हैं। क्योंकि मैं अभी आपको बताया, अगर 4 रोटी लेंगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में तो यही ले लिया गया ना, कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ले लिया गया है, मतलब वो आपके शरीर को सबसे ज़्यादा क्या दे रहा है, स्वाभाविक सी बात है, ऊर्जा भी तो दे रहे हैं ना। हाँ भाई, सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत बोला जाए तो आपका वसा ही होगा, लेकिन आप इसको ज़्यादा मात्रा में खाते तभी आपके शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इसलिए आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। समझ रहे हैं। सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत वसा, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। याद रखना, इतना डिटेल से और इतना अच्छे से आपको याद हो जाए वैसा आपको समझा रहा हूँ। रटने की ज़रूरत इसमें नहीं है, जो अगर आप रटते होंगे तो इसमें रटने की ज़रूरत एक भी नहीं है। ठीक, तो चलिए अगला हम देखते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों को देखते हैं। अगला क्या है,
सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व किसको बोलेंगे? ऐसे पोषक तत्व जो हम बहुत कम मात्रा में लेते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं जो हम बहुत कम खाते हैं। कम मात्रा में जो खाते हैं वो क्या कहलाएगा? सूक्ष्म। नाम से सूक्ष्म मतलब छोटा, कम मात्रा में जिसको खाएंगे वो क्या कहलाएगा? आपका सूक्ष्म पोषक तत्व। और इसको किस में खाते हैं? इसको याद रखना है, मिलीग्राम में खाया जाता है। इसको किस में खाते हैं? याद रखना है, मिलीग्राम में खाया जाता है। जैसे एक अभी बताया था, दवा लेने जाते हैं ना विटामिन का, जैसे मान लीजिए विटामिन डी का दवा लेने गए, तो विटामिन डी का आप पूछते हैं कितने mg का दवा है, पूछते हैं ना, क्योंकि आपको विटामिन दे रहा है वो, याद रखना है। तो इसको किस में खाते हैं आप? mg के रूप में खाते हैं विटामिन को। और ये क्या करता है? आपके शरीर में जैविक क्रियाओं को, जितने भी जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाओं को संतुलित करने का काम करता है। जैविक क्रियाओं को संतुलित करने का काम करता है कौन सा? आपका सूक्ष्म पोषक तत्व। समझ रहे हैं? तो ये तो है आपके जितने भी विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, उसके बारे में। देखिए अगले मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी अलग से वीडियो एक बार, मतलब इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा विटामिन्स के लिए, कौन कौन से रोग होते हैं उसके लिए। क्योंकि अगर मैं इसी में अगर सबको बता दिया तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, याद रखना। बट इतना मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, चले शुरुआत ही कर देते हैं। इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है विटामिन है, और दूसरा क्या है? याद रखना, दूसरा है खनिज पदार्थ है या खनिज तत्व है, और तीसरा अगर हम देखेंगे इसी में है, तीसरा है जल। तो याद रखना, तीनों से हमारे शरीर को एक भी ऊर्जा नहीं मिलती। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ना विटामिन से, ना खनिज पदार्थ से, और ना ही जल से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं। पहला अगर हम शुरू करते हैं तो वो है विटामिन। पहला क्या है? याद रखना है विटामिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विटामिन को थोड़ा सा डिटेल में हम आपको कवर कराएंगे, एक एक चीज़ों को थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है आजकल का व्यापम पीएससी कुछ भी। तो देखिए विटामिन, इसकी खोज किसने की थी? अगर क्वेश्चन है तो इसकी खोज की थी फंक के द्वारा 1911 में। 1911 में फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। समझ रहे हैं? क्या इसमें ऊर्जा रहती है? क्या नहीं, इसमें ऊर्जा की मात्रा रहती है, याद रखना है 0% इसमें ऊर्जा रहती है। क्या इसका वर्क क्या है? जैविक क्रियाओं को संतुलित करना। समझ रहे हैं? और ये याद रखना, ये एक कौन सी क्रिया है? अगर क्वेश्चन आ जाए, इसको जो जैविक क्रियाओं को संतुलित करते हैं वैसी क्रियाओं को क्या कहा जाता है? उपापचयी क्रिया कहते हैं। याद रखना, उपापचयी क्रिया। तो उपापचयी क्रिया विटामिन भी है, विटामिन भी क्या करता है? उपापचयी क्रियाओं को उपापचयी क्रियाओं को पूरा का पूरा कराने का काम करता है। साथ ही साथ खनिज पदार्थ भी और जल भी। उपापचयी क्रिया क्या है? ऐसी क्रिया जो आपके शरीर में क्रियाओं को, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं उसको संतुलित करने का काम करता है, वो आपको बैलेंस करने का काम करता है, उसको आप क्या बोलते हैं? उपापचयी क्रिया। तो फिर जो हम अभी पढ़े हैं, इसमें जो हम देखे थे, अभी एक सेकेंड, इसमें जो हम देखे थे कि जो वसा है, या बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, ये क्या है? ये कौन सी प्रक्रिया है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है, ये है चयापचयी, या इसको बोलते हैं आप चयापचयी क्रिया। इसको आप हिंदी में बोलते, सॉरी हिंदी में देख लीजिएगा क्या बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, याद रखिएगा। इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, याद रखना है। तो ये क्रिया है मेटाबॉलिज्म, जो आपके शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करती। समझ रहे हैं? तो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला काम कौन करता है? याद रखना है, वो है आपका विटामिन करते हैं। विटामिन के अलावा और कौन करते हैं? देखा जाए तो खनिज तत्व, और खनिज तत्व के अलावा जल करते हैं, और ऐसी क्रियाओं को उपापचयी क्रिया कहा जाता है। क्लियर? अब देखते हैं विटामिन के बारे में। देखिए डिटेल में आप देखते हैं, है ना। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? अगर आया तो यहाँ पर मैं अच्छे से बना देता हूँ, एक सेकेंड। अगले स्लाइड में देखते हैं विटामिन। ठीक है, विटामिन अगले स्लाइड में इसमें देखते हैं। देखिए विटामिन कितने हैं टोटल है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो टोटल कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? 6 प्रकार के हैं। उसके अलग अलग आपको मिलेंगे, जैसे बी में B1 है, B2 है, B4, B6, अलग अलग आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हम अभी मेनली क्या है, A, B, C, D, E और K 6 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है 6 प्रकार के विटामिन। अब इसमें भी 2 प्रकार हैं,
विटामिन बी, दो इसमें अलग अलग हैं। ऐसे विटामिन जो याद रखना है वसा में, जो वसा में घुलनशील है, जो किसमें लिपिड में सॉल्युबल है, याद रखना है घुलनशील है। और वो दूसरा है जो जल में घुलनशील है, जो जल में घुलनशील है वो विटामिन। और ऐसे जो आपके याद रखना है जो पहला वसा में घुलनशील है और दूसरा क्या है, जल में घुलनशील है। तो देखिए जो वसा में घुलनशील है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, वो है विटामिन ए, याद रखना विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ये वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील है वो कौन कौन सा आ जाएगा, वो है विटामिन बी है और विटामिन सी। कैसे याद रखोगे, देखिए आप पढ़ते होंगे WBC, पढ़ते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स। तो W से हो जाएगा वाटर, B से हो जाएगा विटामिन बी और C से हो जाएगा विटामिन सी। तो ऐसे याद रखिए, W से मतलब जल में B और C घुलनशील है, ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक, तो जो स्वाभाविक सी बात है, जो सबसे ज़्यादा जल में घुलनशील है तो वो क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी है, सबसे ज़्यादा जल में आपके घुलनशील है। तो क्या हम इसको सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में अगर हम देखेंगे तो जल में घुलनशील है, तो शरीर से सबसे ज़्यादा शरीर में ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में नहीं रुकता, ज़्यादा समय तक नहीं रुकता। अगर क्वेश्चन आए तो देखिए विटामिन बी और विटामिन सी, समझिए ऐसा क्यों, क्योंकि विटामिन बी क्या है और सी क्या है, जल में घुलनशील है। और जो विटामिन जल में घुल जाए वो स्वाभाविक सी बात है यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। और जब यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा तो क्या आपके शरीर में ज़्यादा समय तक वो रुक पाएगा, क्या नहीं। तो फिर से आप यूरिन में मतलब वॉशरूम जाएंगे तो फिर से यूरिन के माध्यम से आपसे क्या आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, विटामिन बी और विटामिन सी की मात्रा आपको बार बार किसी न किसी माध्यम में लेनी पड़ती है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो जल में सबसे मतलब शरीर में ज़्यादा समय तक नहीं रहता वो क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी है। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना क्यों। और क्वेश्चन अगर आए कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो सबसे ज़्यादा आपके शरीर में कौन सा विटामिन जाता है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि शरीर में सर्वाधिक विटामिन कौन सा जाता है, क्या वसा में घुलनशील जाता है या जल में घुलनशील जाता है, समझिए सोचिए, क्या वसा में घुलनशील जाएगा कि जल में। तो ऐसा कोई विटामिन जो आपके शरीर से बार बार चले जा रहा है, तो उसकी कमी बार बार हो रही है, और बार बार कमी हो रही है तो आपको बार बार उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आपको पता है विटामिन बी के तो कई सारे हैं, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B9 है, B12 है, कई सारी चीज़ें हैं। तो इतने सारे जब विटामिन के बी के इतने सारे अलग अलग जो प्रकार हैं, और सी आपके शरीर में इन सब की कमी हो जा रही है और फिर से सब के सब आपके शरीर में जा रहे हैं, तो आपके शरीर में वसा से घुलनशील प्रोटीन ज़्यादा जाएगा कि जल से घुलनशील, जल से ही तो जाएगा। भले ही ये 4 है याद रखिएगा, लेकिन उससे कई गुना आपके शरीर में जल से घुलनशील वाले विटामिन ही आपके शरीर में जाएंगे। क्लियर हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इतना डिटेल तो कराने का नहीं था, लेकिन इतना डिटेल अगर आप करोगे तो यकीन मानिए इससे रिलेटेड परिसीमित वाले और खुली भर्ती से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस तो नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अगला जो विटामिन की कमी से जो रोग होता है, कौन कौन से रोग होते हैं, इन सबको मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस एक चीज़ और आप देख लीजिए कि इनके रासायनिक नाम कौन कौन से हैं मेन, जो आप पढ़ते हैं ना। एक सेकेंड, जो आप पढ़ते हैं जितने भी विटामिन हैं, विटामिन के अन्य नाम या बोल सकते हैं उनके रासायनिक नाम कौन कौन से हैं, इनके रासायनिक नाम कौन कौन से हैं याद रखना है। विटामिन के रासायनिक नाम कौन कौन से होंगे, तो देखिए सबसे पहला अगर हम बात करते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये है विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। तो याद रखना है आपको, इसके लिए एक ट्रिक है, एकदम आसान ट्रिक है। उस ट्रिक को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से वो याद हो जाएगा। उस ट्रिक का नाम है रथ, एक सेकेंड, रथ पर एक टॉफी है, रथ पर एक क्या है, टॉफी है।
समझना। रथ पर एक टॉफी है, इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो देखिए, रथ से याद रखना, रथ को लेना है, एक को लेना है और टॉफी को लेना है, ये 3 चीज को लेना है। इनका रासायनिक नाम कई बार पूछा गया है, अनंत बार पूछा गया है, इसको अच्छे से याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो र से याद रखना है, र से है रेटिनॉल, र से क्या है? रेटिनॉल है। बी से क्या आ रहा है? देखिए थ से याद रखना है आपको थायमीन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रथ से र से रेटिनॉल, थ से थायमीन। पर है साइलेंट है, पर से कुछ नहीं होगा। एक से याद रखना है एस्कॉर्बिक। सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड याद रखना है, एस्कॉर्बिक, ये इसका रासायनिक नाम है। डी का किससे आना चाहिए? क से आना चाहिए। तो डी का है याद रखना है कैल्सी या कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल याद रखना है। कैल्सीफेरॉल किसका है? ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगर हम बात करें विटामिन ई का तो ट से आएगा, तो ट से क्या आ जाएगा? याद रखना है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल किसका है? विटामिन ई का है, याद रखना है। और विटामिन के का है, वो किससे आएगा? फ से आएगा, तो याद रखना है फिलोक्विनोन है, याद रखना है, इसका नाम है फिलोक्विनोन। समझ रहे हैं? तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। इसके बाद जो बी के अलग अलग जो नाम है, जैसे याद रखना है बी, इसी में ही अगर आप देखें थोड़ा सा, तो बी के ही अलग अलग आपको और प्रकार देखने को मिलेंगे। बी के ही, एक सेकेंड, बी के ही अलग अलग आपको प्रकार देखने को मिलेंगे। कई अलग अलग प्रकार है बी के, ठीक है। जैसे आप देखते हैं B2, याद रखना है बी को B1 ही कहा जाता है। इसी B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, जिससे बेरी रोग होता है। तो B2 का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछ दिया जाए तो इसका होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। बी का रासायनिक नाम है, B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अगर आपसे B3 का रासायनिक नाम पूछ दिया जाए तो B3 का है, याद रखना है नियासिन। क्या नाम है इसका? नियासिन है, याद रखना है, नियासिन है B3 का। अगर क्वेश्चन में आपसे कर दिया जाए B5 का क्या है, तो B5, सॉरी ये हो गया ये, एक सेकेंड, B5 का अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए तो होता है इसका पेंटोथेनिक। क्या होता है? पेंटोथेनिक होता है, ठीक है। अगर B7 की बात की जाए तो B7 का होता है बायोटिक। तो क्या आपको इसको याद रखने की ज़रूरत है? देखिए मेरी माने तो हो सकता है तो कर लीजिए, बाकी ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, तो भी इसे करना है तो कर लीजिए। हाँ, इसको आगे देखेंगे, जैसे हम देखेंगे कि B6 है, B9 है, B12 है, इन तीनों में याद रखना है एनीमिया, इन तीनों की कमी से एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया आपके शरीर में रक्त की कमी, मतलब रक्त की कमी हो जाती है आपके शरीर से एनीमिया में। तो जो कि आप अभी यही सब कुपोषण वाला पढ़ रहे हैं, इसलिए B6, B9 और B12 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और जितना हो सकता है आप अपने दोस्त के साथ, अपने जितने भी दोस्त यार है, भाई बंधु हैं, जितने भी हैं, सबके साथ आप उसको शेयर कीजिए। ये चीज़ें आपके छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक के साथ साथ MP, UP और राजस्थान महिला पर्यवेक्षक के लिए भी है। डाटा, हाँ, छत्तीसगढ़ का कुछ डाटा इसमें बदल सकता है, बाकी केंद्र की जितने भी योजनाएं हैं या केंद्र की जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ आंगनबाड़ी से संबंधित, वो सब के सब आपका सेम ही मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।